नए साल में सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नए साल में आप खुश रहें, आपके जीवन में, आपके परिवार में खुशियाँ बने रहें। दोस्तों, नए साल से अगर आप हमेशा निरोग और स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो ब्रह्मांड द्वारा बताई गई ये 4 बातें, इन 4 नियमों का आप पालन करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, 100% मैं गारंटी लेता हूँ, आप पूरी ज़िंदगी स्वस्थ व निरोग रहेंगे। आपको कभी पूरी ज़िंदगी में दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह आज मैं प्रूफ करूँगा और मैं इसी के 4 नियम के बारे में डिस्कशन करूँगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन जिसने भी ये पूरा वीडियो सुन लिया, उसकी ज़िंदगी आज के बाद बदल जाएगी। एक पैसे दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इसे हम पूरे आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान आप लोगों से शेयर करेंगे और वो कुछ नियम बताएंगे, कुछ आप लोगों के सामने डाइट बताएंगे, जो डाइट सर्वगुण संपन्न है। जिस डाइट में सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, वो कौन सी डाइट है, कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, कैसे लेना है, वो सारे डिस्कशन आप लोगों से शेयर करेंगे। तो दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं, हमारा शरीर की रचना किसने की है? ब्रह्म ने की है, ब्रह्मांड द्वारा की गई। तो दोस्तों, जब हमारे शरीर की रचना की गई थी, उस समय कुछ नियम बताए गए थे। कुछ खाने के नियम, कुछ पीने के नियम, कुछ सोने के नियम और कुछ ऐसे नियम बताए गए थे जिनका हम पालन करके पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रह सकते। वो नियम हमारे तक कैसे पहुंचाया गया? वो नियम दोस्तों आयुर्वेद के माध्यम से हमें पहुंचाया गया, आयुर्वेद के माध्यम से। तो दोस्तों, आयुर्वेद के माध्यम से जो किताब, जिसने भी उस किताब को पढ़ लिया, दोस्तों हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेगा। उसी किताब की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, कुछ महत्वपूर्ण नियम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, एक छोटी सी गाड़ी का निर्माण होता है या बड़ी गाड़ी का निर्माण होता है, तो दोस्तों उसके साथ कुछ नियम बनाए जाते हैं। और जब आप उस गाड़ी को खरीदने जाते हैं तो आपको एक छोटी सी बुक मिलती है और उसी बुक में लिखा जाता है आपको गाड़ी की सर्विसिंग कितने किलोमीटर चलने के बाद करवाना है, इसमें मोबिल कब बदला जाएगा, इस पे आप कितने लोग बैठ सकते हैं, इसके कौन सा पार्ट कब बदलवाना पड़ेगा, यानी सारी जानकारी आपको उस छोटी सी बुक में लिखी होती है और उसका आप समय समय पर पालन करते हैं। जैसे जब उतने किलोमीटर आपकी गाड़ी चल जाती है तो आप उसकी सर्फिंग करवाते हैं। तो दोस्तों, उसी तरह से जब ब्रह्मा ने हमारे शरीर की रचना की, तो वो भी कुछ नियम बताए कि अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रहेगी। तो दोस्तों, वही नियम आज आप लोगों से शेयर करेंगे। इसलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है, मित्रों वीडियो लास्ट तक सुनिए। सुनने के बाद जो ज्ञान आपको प्राप्त होगा, इस ज्ञान को आप अपने यार, दोस्त, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिए, जिससे इस ज्ञान को सब लोग अपनाएं और वो पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रहे, हमारा पूरा विश्व दवा से मुक्त हो जाए। और दोस्तों, मैं गारंटी लेता हूं दवा से मुक्त हो जाएगा अगर आप लोगों का सहयोग मिला। और ऐसा आज प्रूफ हो रहा है। पहले तो हमारे ऋषि मुनि, हमारे बुजुर्गों ने प्रूफ कर दिए। कितने बुजुर्ग ऐसे हैं दोस्तों, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं पहले के, जिन्हें कभी एक पैसे की दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, मेरे घर में भी ऐसे 4 लोग हैं। मेरे पिताजी 4 भाई हैं और चारों भाई आज जिंदा हैं। हमारे सबसे बड़े दादाजी जो हैं दोस्तों, यानी पिता के सबसे बड़े भाई, वो 110 साल के हैं। आज भी मैं उन्हें 50 साल से देख रहा हूँ, कभी भी एक पैसे की दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारे पिताजी चारों भाई आज जिंदा हैं। हमारे पिताजी खुद 95 ईयर्स के हैं, उन्हें भी कभी एक पैसे टैबलेट की ज़रूरत नहीं पड़ी, पूरा स्वस्थ और निरोग है। दोस्तों, आज भी वो कम से कम 8 से 10 किलोमीटर चलते हैं और दिन भर चलते रहते हैं, बैठते एक बार भी नहीं। तो दोस्तों, आप भी स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं कुछ नियमों का पालन करके। तो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। मित्रों, हम बीमार क्यों होते हैं? बीमार अपने लाइफ स्टाइल से होते हैं, गलत दिनचर्या से होते हैं। दोस्तों, जब हमारा जन्म होता है, तो हमारा जन्म जब होता है तो हम निरोगी जीवन जीते हैं।
हंसते हुए रोते हुए हमारा जो है इस पृथ्वी पर जन्म होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं और हम अपनी वो गलत आदत की वजह से बीमार होते जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके पहले हम जानते हैं हमारे शरीर की बनावट कैसे हुई, हमारे शरीर की रचना कैसे हुई और रचना करते समय कौन से उन नियम बताए गए हैं, उन नियमों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। हमारे शरीर में जब किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तो हमारा शरीर उस कमी की वजह से उससे संबंधित बीमारियां होती हैं। जैसे दोस्तों, हमारे शरीर में मान लीजिए कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो गई, तो कैल्शियम विटामिन डी की कमी के कारण हमारा शरीर कमज़ोर होने लगता है, हमारे शरीर का विकास रुक जाता है, हड्डियों में, जोड़ों में, कमर में दर्द होने लगता है। फिर मित्रों, हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या हमें देता है? एक एनाल्जेसिक टैबलेट देता है, कुछ मल्टीविटामिन्स देता है, जिसमें दोस्तों विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उसका हम सेवन करते हैं तो धीरे धीरे दोस्तों हमारे शरीर का दर्द खत्म हो जाता है। फिर डॉक्टर हमें सलाह देता है आप अपने खाने में दूध, दही, मट्ठा या जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी ज़्यादा पाया जाता है उसका आप सेवन करिए, आपका शरीर स्वस्थ निरोग रहेगा। फिर हम उसको फॉलो करते हैं, और दूसरी तरफ दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ जाता है तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। दोस्तों, जब हमारे शरीर का वात दोष बढ़ जाता है 50 से 60% बीमारी होती हैं, पित्त दोष बढ़ जाता है तो 15 से 20% बीमारी होती है, और जब हमारे शरीर में कफ दोष बढ़ जाता है तो 5 से 10% बीमारी होती है। यानी 100% बीमार हम तभी होते हैं जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ जाता है। दोस्तों, वात, पित्त, कफ पाया जाना भी जरूरी है। अगर हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ नहीं पाया जाएगा तो दोस्तों हम 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। ये अपना रोल है। लेकिन ये जो वात, पित्त, कफ है, ये हमारा शरीर अपने हिसाब से एडजस्ट करता है, अपने हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। बस सिर्फ हमें इतना मैनेज करना है कि वात, पित्त, कफ को जो बढ़ाने वाली चीज़ें हैं उनका सेवन हमें नहीं करना है, उन्हें छूना ही नहीं। वो कौन सी चीज़ें हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले मित्रों हम जान लेते हैं सबका शरीर एक प्रवृत्ति का नहीं होता है। किसी का कफ प्रवृत्त होता है, किसी का पित्त प्रवृत्त होता है, किसी का वात प्रवृत्त होता है। तो सबके शरीर में अलग अलग तरह के प्रवृत्ति होते हैं और उसी तरह से वो शरीर एडजस्ट हो जाता है अपने यहाँ पर। सिर्फ हमें प्रकृति के अनुसार चलना चाहिए, प्रकृति के रूलों का फॉलो करना चाहिए, तो हमारे शरीर में अपने हिसाब से वात, पित्त, कफ बैलेंस में रहेगा। दोस्तों, ये समय के अनुसार हमारे शरीर में घटता बढ़ता भी है। दोस्तों, जब हमारा जन्म होता है, जन्म से 15 साल के बीच जब हम बाल्यावस्था में होते हैं, इस समय हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कफ होता है, कफ बनता है। तो हम उस समय क्या होते हैं, हमारे घर के जो बच्चे होते हैं वो अनजान होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता है दोस्तों हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो हर एक पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है, हर एक पेरेंट्स का कर्तव्य है कि दोस्तों हम अपने बच्चों को कफ को बढ़ाने वाली चीज़ें ना दें। अगर हम कफ को बढ़ाने वाली चीज़ें नहीं देंगे तो हमारा बच्चा स्वस्थ व निरोग रहेगा। लेकिन आज के समय में दोस्तों हम क्या करते हैं, हम खुद अपने बच्चों को कफ को बढ़ाने वाली चीज़ें देते हैं, खुद कफ को बढ़ाने। और आज यही कारण है कि जो हमारा युवा है, जो हमारे बच्चे हैं, असमय गंभीर बीमारी के शिकार हो रहे हैं, जैसे हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, इस्नोफीलिया, दमा। ये जितनी भी खतरनाक बीमारियां हैं, कैंसर, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी बीमारी को हम अपने बच्चों को शुरू से ही ये बीमारी का न्योता दे रहे हैं, उन्हें खिला रहे हैं ऐसी कुछ चीज़ें जिससे हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। कौन सी चीज़ें हैं जो हम अपने बच्चों को खिला रहे हैं, नहीं खिलाना चाहिए, उस पर भी डिस्कस करेंगे मित्रों। ये हो गया जब हम बाल्यावस्था में होते हैं, हमारे शरीर में कफ सबसे ज़्यादा बनता है। तो मित्रों, आप लोग पेरेंट्स हैं, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सब 15 साल के प्लस हैं। आपके घर में जो भी छोटा बच्चा है उसको आज के बाद एक कफ को बढ़ाने वाली चीज़ें मत देना दोस्तों। आप विश्वास मानिए,
आपके घर में वो बच्चा कभी बीमार नहीं होगा और भविष्य में उसे कभी गंभीर बीमारी नहीं होगी। अब हम चलते हैं बाल्यावस्था से युवावस्था में। दोस्तों, बाल्यावस्था के बाद युवावस्था में जब हमारा शरीर प्रवेश करता है, इस समय हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पित्त बनता है और पित्त अपने हिसाब से बनता है। पित्त उतना बनता है जितना ज़रूरत पड़ती है। बस पित्त को बनाने वाली चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, सबसे ज़्यादा हमारा शरीर युवावस्था में रहता है, यानी 15 साल से 60 साल के बीच की अवस्था जो होती है वो युवा अवस्था होती है और इस समय हमारा शरीर 45 साल तक युवा अवस्था में रहता है। तो इस 45 साल में हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़े उतार चढ़ाव आते हैं, भाग दौड़ ज़िंदगी होती है, इसी में शादी ब्याह होता है, बच्चों की जिम्मेदारी होती है, हम नौकरी करते हैं, तमाम तरह तरह की दोस्तों समस्याएं आती हैं। तो उसी समस्या के हिसाब से उसी हिसाब से हमारे शरीर में पित्त बनता है। और पित्त क्या है? पित्त एक प्रकार का एंजाइम है जो हमारे खाने को पचाता है। पित्त एक प्रकार का एसिड है जो खाने को पचाता है। अगर हमारे शरीर में एंजाइम ही न बने, पित्त ही न बने, तो हमारा खाना पचेगा ही नहीं, हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। बस हमें इतना ही मैनेज करना है। पित्त को बनाने वाली जो चीज़ें हैं, पित्त को बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं, उनका हमें सेवन नहीं करना चाहिए। अब हम दोस्तों बाल्यावस्था के बाद युवावस्था में आ गए। युवावस्था के बाद जब हमारा शरीर वृद्धावस्था में प्रवेश करता है, यानी जब हम 60 साल के प्लस होते हैं, इस समय हमारे शरीर में वात दोष सबसे ज़्यादा होता है, वात ज़्यादा बनती है। बस वात को बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं उनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए, तो हमारे शरीर में वात बनेगा ही नहीं, वात बढ़ेगा ही नहीं, और वात नहीं बढ़ेगा तो 50 से 60% बीमारियाँ नहीं होगी। तो दोस्तों वही समझ गए आप वात पित्त कफ क्या है। दोस्तों, वात पित्त कफ का एक स्थान भी हमारे शरीर में फिक्स है। वो कौन सा स्थान है? दोस्तों, हृदय से सिर तक का जो स्थान होता है एक कफ का स्थान होता है। इसलिए कहा जाता है कभी भी अपने सर पर गर्म पानी नहीं डालना चाहिए, अन्यथा बहुत गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है। और हृदय से नाभि तक का जो स्थान होता है वो पित्त का स्थान होता है, और नाभि से नीचे पैर तक का जो स्थान होता है वात का स्थान होता है। तो दोस्तों शायद आप समझ गए होंगे वात पित्त कफ का कितना महत्व है। अब दोस्तों हम चलिए यहाँ पे ये जानते हैं, वात रोग अगर हमारे शरीर में बढ़ा है, पित्त रोग हमारे शरीर में बढ़ा है, कफ दोष हमारे शरीर में बढ़ा है, तो इनके लक्षण क्या है? कैसे हम पहचानें कि वात पित्त कफ हमारे शरीर में बढ़ा हुआ है? तभी तो आप उसे मैनेज करेंगे। तो चलिए दोस्तों उसके लक्षण को पहचान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं वात रोग के लक्षण क्या क्या है। अगर आपके शरीर में वात बढ़ा हुआ है तो दोस्तों 80 प्रकार के वात रोग, 7 प्रकार के बुखार, घुटना, कमर, जोड़ों में दर्द, संधिवात, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, गठिया, हाथ पैर शरीर कांपना, पूरे शरीर में सूजन, कहीं भी दबाने से गड्ढा हो जाना, लिंग दोष, नामर्दी, इंद्री में लूजपन, नसों में टेढ़ापन, छोटापन, उत्तेजना की कमी, मंद बुद्धि, वीर की कमी, बुढ़ापे की कमजोरी, मिर्गी, चक्कर आना, एकांत में रहना, ये सारे लक्षण अगर प्रकट हो रहे हैं, इनमें से कोई भी लक्षण प्रकट हो रहा है तो मित्रों आप समझ लीजिए आपके शरीर में वात बढ़ा हुआ है। तो तुरंत वात को बढ़ाने वाली चीज़ों का सेवन बंद कर दीजिए, आपका शरीर अपने आप अपनी बीमारी को ठीक कर लेगा। दोस्तों हमारे शरीर में एक एक ऐसे हार्मोन्स हैं, वो हार्मोन्स हैं जो कि खतरनाक से खतरनाक बीमारी को ठीक करने की शक्ति रखते हैं। दवा हम क्यों लेते हैं? दवा हम जब लेते हैं तो दोस्तों वो दवा जाकर के उस हार्मोन्स को एक्टिव करती है और वो हार्मोन्स हमारा वो शरीर अपने आप वो बीमारी को ठीक करता है। दवा नहीं ठीक करती, हमारा शरीर खुद उस बीमारी को खाता है, उस बीमारी को ठीक करता है। तो दोस्तों ये हो गए वात रोग के लक्षण। अब मित्रों हम जानते हैं पित्त रोग के क्या लक्षण हैं। जब आपके शरीर में पित्त बढ़ जाएगा तो आपको ये लक्षण प्रकट होंगे, जैसे पेट फूलना, दर्द, दस्त, मरोड़, गैस, खट्टी ढकारे आना, एसिडिटी, अल्सर, पेशाब में जलन, रुक रुक कर बूंद बूंद बार बार पेशाब का आना, पथरी, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, लार जैसे धातु का गिरना, शुक्राणु की कमी, बाजपन, खून जाना, लीकोरिया, गर्भाशय ओवरी में छाले, अंडकोश का बढ़ना, एलर्जी, खुजली, शरीर में दाने, शीत का निकलना, सभी प्रकार के सिर दर्द, मधुमेह से उत्पन्न शीघ्र पतन,
कमजोरी, इंसुलिन की कमी, पीलिया, खून की कमी, बवासीर, सफ़ेद दाग, माहवारी का कम या ज़्यादा आना आदि ये सारे पित्त रोग के लक्षण हैं। इनमें से कोई भी लक्षण अगर आपको प्रकट हो रहा है तो समझ लीजिए आपके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है। तुरंत आप अलर्ट हो जाइए और पित्त को बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं उनका आप त्याग कर दीजिए। आपकी बीमारी धीरे धीरे स्वतः ठीक हो जाएगी। अब इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों कफ रोग के लक्षण। कफ रोग जब आपके शरीर में बढ़ गया तो दोस्तों ये लक्षण प्रकट होंगे। बार बार सर्दी, खांसी, छींके आना, एलर्जी, इस्नोफिलिया, नज़ला, टीबी, सीने में दर्द, घबराहट, मृत्यु का भय, हार्ट अटैक के लक्षण, सांस का फूलना, गले में दर्द, गांठ, सूजन, टांसिल, कैंसर के लक्षण, थायराइड, ब्लड प्रेशर, पेशाब, बिस्तर पर पेशाब करना, शरीर व मुंह में बदबू, लीवर, किडनी में दर्द, सूजन, सेक्स इच्छा की कमी, चेहरे का कालापन व मोटापा, जांघों का आपस में जुड़ना, गुप्तांग में खुजली, घाव, फुजाक, कान का बहना, शरीर फूल जाना, गर्भनली का चौक होना, कमजोर अंडाणु आदि इस सारे कफ रोग के लक्षण है। दोस्तों ये तीनों के लक्षण आप समझ गए। अब तीनों में से जो भी लक्षण आपके शरीर में आ रहा है तो आप समझ लीजिए आपके शरीर में वो बढ़ गया है। अब इनको बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं आपको उनका त्याग कर देना है। आपकी बीमारी दोस्तों अगर आप इनमें से जो भी बढ़ा हुआ है आप इसकी मेडिसिन ले रहे हैं, इसकी दवा ले रहे हैं, तो दोस्तों अगर आपने जो वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं इनको आपने छोड़ दिया तो ये जो बीमारी आपके शरीर में है वो बीमारी 28 दिन में 25% ठीक हो जाएगी। 28 दिन के बाद अगर इस नियमों का आपने इन चीज़ों को आपने छोड़ दिया तो आपने फिर 28 दिन छोड़ दीजिए, आपकी बीमारी 50%। ऐसे 2-3 स्टेप यानी 5 से 6 महीना अगर आपने इन चीज़ों का सेवन नहीं किया यानी वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली चीज़ों का सेवन नहीं किया तो आपके शरीर की सारी बीमारी आपका शरीर स्वतः ठीक कर लेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीज़ें हैं जिनका सेवन हमें नहीं करना है वो कौन सी चीज़ें हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, सुनने के बाद आप खुद उस एक एक बात पर गहन अध्ययन करिएगा, बैठ के चिंतन करिएगा, मंथन करिएगा और जो बातें न समझ में आए गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा, सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी और खुद आप उन चीज़ों का त्याग कर देंगे। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ है वो है चीनी। चीनी दोस्तों बनती है गन्ने से चीनी भी बनता है, गुड़ भी बनता है, लेकिन चीनी बनने में 5 से 6 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और चीनी में कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं। उनमें से एक केमिकल होता है सल्फर। वही सल्फर मित्रों जो गोला बारूद में यूज होता है, गोला बारूद को दगाने में यूज होता है, वही सल्फर हम खा रहे हैं और वह सल्फर क्या होता है, एसिडिक होता है, स्टार्च होता है जो हमारे पाचन तंत्र को बीमार बनाता है। दोस्तों नॉर्मल खाना जब आप खाते हो 3 से 4 घंटे में पच जाता है, लेकिन चीनी से बनी हुई जितनी चीज़ आप खाते हैं वो दोस्तों उसे पचाने में 7 से 8 घंटे लगता है आपके पेट को। इसलिए चीनी से बनी हुई कोई चीज़ आप मत खाइए। लेकिन आज लोगों की सुबह चीनी से होती है और शाम भी चीनी से होता है, दिन भर वो चीनी का कुछ ना कुछ प्रोडक्ट खाते रहते हैं। तो दोस्तों चीनी के ना खाने से आपके शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चीनी खाने से आपके शरीर पर फर्क पड़ता है, आपको बीमारी का निमंत्रण मिलता है। जैसे मीठी चीनी है उसी तरह से मीठी बीमारी भी धीरे धीरे देती है और जो बीमारी धीरे धीरे होते होते वो बड़ा रूप ले लेती है और फिर हमारे शरीर से जाने का नाम नहीं लेती है। तो दोस्तों चीनी को त्यागिए, इसके स्थान पर गांव का शुद्ध देसी गुड़ खाइए, राब खाइए। और आप अगर गुड़ और राब नहीं अच्छी लग रही है तो नेचुरल मीठा लीजिए। अगर मीठा खाने की आपकी इच्छा है तो नेचुरल मीठा जैसे जिसमें नेचुरल मीठापन होता है, खजूर खाइए, बादाम खाइए और दोस्तों काजू खाइए, ये दोस्तों छुहारा खाइए। नेचुरल मीठा आप इनको खा करके अपने मीठे की तलब को दूर करिए, नहीं तो गुड़ लीजिए, धागे वाली मिश्री का सेवन करिए। अगली चीज़ जो है दोस्तों है मैदा।
मैदा बनता गेहूं से है, गेहूं से आटा भी बनता है, लेकिन आटे में कोई प्रोसीजर नहीं होता, इसे डायरेक्ट पीस दिया जाता है। लेकिन जब इसका मैदा बनता है तो ऊपर की जो लेयर होती है जिसमें फाइबर पाया जाता है, इसे निकाल लिया जाता है और यही फाइबर हमारे लिए लाभदायक होता है। अब जब ऊपर की लेयर ही निकाल ली गई तो इसमें बचा क्या? वेस्ट बचा, चिकनाई बची और कुछ नहीं। फिर इसे हमें खाने से कोई मतलब नहीं होता है और फिर दोस्तों इसे एकदम पतला सा पीसा जाता है जो कि हमारे आंतों में जाके चिपक जाता है। और जो आज हम सुबह से शाम 80% खाना खा रहे हो मैदे से बनी हुई है, चाहे मिठाई हुआ, टोस्ट हुआ, बिस्किट हुआ, ब्रेड हुआ, आइसक्रीम हुआ, जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें मैदे से, चीनी से बनते हैं। तो दोस्तों आज से अगर आपको स्वस्थ रहना है, मैदा से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं उनका सेवन आप छोड़ दीजिए, उनका सेवन मत करिए। अगली चीज़ है दोस्तों रिफाइन किया गया तेल व डबल रिफाइन किया गया तेल और डालडा, ये हमारे लिए मीठा पॉइजन है, यानी कि पॉइजन यानी जहर, कैंसर का कारक है। दोस्तों ये रिफाइंड डबल रिफाइंड से क्या होता है कि जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल वो निकल जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बचता है। दोस्तों आप तेल खाना है, चाहे जिस तेल का खाइए, आप सरसों का तेल खाना है, सरसों खरीद के लाइए, खुद जाके चक्की पे तेल निकलवाइए, सेवन करिए, आपके लिए लाभदायक है। सोयाबीन का तेल खाना है, मूंगफली का तेल खाना है, मूंगफली आप मार्केट से खरीद लीजिए, जाके जहाँ सरसों का तेल पिराते हैं वहीं पे दोस्तों आप इसका तेल निकलवा लीजिए, वो तेल आप खाइए, वो आपके लिए लाभदायक, क्योंकि वो दोस्तों उसमें शुद्ध कोलेस्ट्रॉल है। वही कोलेस्ट्रॉल तो हमको चाहिए, अच्छा कोलेस्ट्रॉल ही हमें चाहिए। दोस्तों अगर आपको विश्वास नहीं है, मैं आपको कोई गुमराह नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है, आप मार्केट से मूंगफली खरीद के लाइए, आप मार्केट से सोयाबीन खरीद के लाइए, जहाँ पे आप सरसों का तेल निकलवाते हैं वहीं पे जाके आप मूंगफली का तेल निकलवाइए, और आप मार्केट से सबसे अच्छा ब्रांड लाइए जो पूरे विश्व का नंबर 1 ब्रांड हो, जिस पे आपको ट्रस्ट हो, वो ब्रांड आप खरीद के लाइए, वो ब्रांड आप खरीद के लाइए। उसके बाद अब उसको और जो आपने मूंगफली का तेल खुद निकलवाया, दोनों को मैच करिए, आप खुद जान जाएंगे, सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। जो तेल आप निकलवा के लाए दोस्तों वो मोटा होगा, गाढ़ा होगा, झांक होगा और वो आपको देखने में गंदा लगेगा। और जो आप मार्केट से तेल खरीद के लाए हैं वो तेल एकदम पानी की तरह झलकता है, साफ होता है। आप खुद समझ लीजिए कौन सच्चाई है, कौन है सत्य है। तो दोस्तों यही जो आपने पिराया, जो मोटापन है, जो झाग है, जो गंदा दिख रहा है, यही तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, इसी को तो हमें खाना है। तेल आपको जो भी खाना है उसका तेल आप खुद निकलवाइए, वही तेल खाइए दोस्तों। आप रिफाइन और डबल रिफाइन के चक्कर में मत पड़िए। ये डबल रिफाइन में से जो दोस्तों किया जाता है, इसे 5 से 6 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, 5 से 6 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, और इसमें कुछ ऐसे केमिकल डाले जाते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और दोस्तों इसे 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। जब 200 डिग्री टेम्परेचर पर कोई चीज़ हीट की जाएगी तो दोस्तों उसमें तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो दोस्तों हम क्यों खा रहे हैं? दोस्तों स्वस्थ व निरोग रहना है तो रिफाइन, डबल रिफाइन और डालडा से जितनी भी बनी हुई चीज़ें हैं इनका सेवन आप मत करिए। और उसके बाद दोस्तों सफ़ेद नमक के स्थान पर सेंधा नमक खाइए, ब्लैक नमक खाइए, इसमें ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, हमारे लिए ज़्यादा ही फायदेमंद है। और कुछ चीज़ें जो आपको नहीं खाना है दोस्तों, पिज्ज़ा, बर्गर, जंक फूड, फास्ट फूड, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जितने भी सामान आते हैं दोस्तों ये प्रोसीजर से गुजरते हैं, और इसे सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ केमिकल डाले जाता है, आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है, और हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ विष डाले जाते हैं। और दोस्तों इसे 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल जो एक्सपायरी पड़ी होती है, इतने लंबे समय तक ये चीज़ें किससे बनती हैं? चीनी से, मैदे से, और रिफाइन या डालडे में छाना जाता है। तो दोस्तों रिफाइन, डालडे, चीनी, मैदे से बनी हुई चीज़ को जब आप 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए रखेंगे तो दोस्तों क्या ऐसे रखी जाएगी? आप खुद घर पे बना लीजिए, चीनी से, मैदे से और रिफाइन में छान के आप रख दीजिए,
15 दिन बाद आप इसे नहीं खा पाएंगे, इसमें फफूंदी लग जाएंगी, कीड़े लग जाएंगे। 6 महीने की तो बात ही छोड़ दीजिए, शायद 6 महीने आपके खाने लायक ही ना बचे। तो दोस्तों जब इतने दिन तक इसे सुरक्षित रखा जा रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं कोई प्रिवेंटिव डाला जाता होगा, जिसे हम एक प्रकार का कीटनाशक कहते हैं, जिसे एक प्रकार का हम जहर कहते हैं। तो जो चीज़ जहर से रख करके, जो चीज़ कीटनाशक दवाओं से रख के सुरक्षित रखी जा रही, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हम सुबह से शाम तक कितनी चीज़ें बनी हुई है उनका हम सेवन करते हैं। तो थोड़ा सा उसमें से कीटनाशक जहर मेरे पेट में गया, थोड़ा सा उसमें गया, तो ये सारी चीज़ें कहाँ जा रहा है? ये आपके पेट में ही तो जा रहा है, आपका लीवर में ही तो जा रहा है। तो लीवर किडनी ये फेल नहीं होगी। आज जो असमय हम लीवर किडनी के शिकार हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? आज 20 साल 15 साल के बच्चों को किडनी फेल हो जा रही, लीवर फेल हो जा रहा, लीवर सिरोसिस हो जा रहा, फैटी लीवर हो जा रहा है, लीवर कैंसर हो जा रहा, हार्ट अटैक आ रहे हैं, ब्लड शुगर हो रहा, ब्लड कैंसर हो रहा। क्या है? यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो आज हो रहा। पहले के ज़माने में आप कहते हुए सुने होंगे, जो बुजुर्ग होते थे ये कहते थे, भैया ब्लड शुगर, ये ब्लड कैंसर गरीबों को नहीं होता है, ये अमीरों को होता है। क्योंकि उन्हें पता था कि अमीर लोग लाइफ स्टाइल में जीते हैं, गरीब लोग सुबह से शाम जम करके मेहनत करते हैं और जो फैट खाते हैं वो सारा फैट गल जाता है। तो दोस्तों आपको इन चीज़ों को सेवन करना बंद करना होगा अगर आपको स्वस्थ व निरोग रहना है। दोस्तों कुछ चीज़ें और हैं जो आपको अपने बच्चों को नहीं देना है, आपको खुद नहीं देना है, जो सबसे ज़्यादा कफ रोग को बढ़ाती है। कोई भी ठंडा पेय पदार्थ, कोई भी ठंडी चीज़ जैसे आइसक्रीम हुआ, कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, अल्कोहल हुआ, ठंडा पानी हुआ, ठंडा कोई भी चीज़ हमें नहीं खाना है, नहीं खाना है। लेकिन आज हमारी सुबह से शाम किससे होता है? कोल्ड ड्रिंक्स। अगर रात भर पार्टी चल रही है तो रात भर हम बच्चों के साथ घूमने टहलने गए हैं तो हम अपने बच्चों को क्या करते हैं? आइसक्रीम खिलाते हैं बड़े प्रेम से, और कोल्ड ड्रिंक्स हम भी पीते हैं, बच्चों को भी देते हैं। तो दोस्तों जितनी भी ठंडी चीज़ें हैं वैसे भी सूर्य डूबने के बाद हमें नहीं खानी चाहिए। दिन में तो कभी कभार ले भी सकते हैं, लेकिन सूर्य डूबने के बाद कोई भी ठंडी चीज़ हमें नहीं खानी चाहिए। लेकिन हम पूरी रात कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं और खुद बच्चों को खिला रहे हैं, तो बच्चे क्या होंगे? हार्ट अटैक नहीं आएगा, कैंसर नहीं होगा, ये सारी बीमारी नहीं है। तो क्यों दे रहे हैं बच्चों को दोस्तों? जबकि हमें कोई भी ठंडी चीज़ नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए उसका भी रीज़न बताएंगे। लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हैं तो पहले उसकी सच्चाई जान लीजिए दोस्तों। कोल्ड ड्रिंक्स किससे बनता है? शुगर होता है, बेस होता है, सोडा होता है, पानी होता है, और क्या होता है? इसके अलावा कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। ये चीज़ें आप घोल लीजिए, घोल करके किसी प्लास्टिक की बोतल में आप रख दीजिए, और कहाँ रखिए? इसको बाहर खुले आसमान में रख दीजिए, छत पे कहीं रख दीजिए, और दोस्तों ऐसे पड़ा रहने दीजिए। 3 महीने बाद आप इसे पी सकते हैं? नहीं पी सकते हैं, इसमें कीड़े पड़ जाएंगे। तो दोस्तों पहली बात तो आप 3 महीने उसकी एक्सपायरी होती है, 6 महीने उसकी एक्सपायरी होती है। 6 महीने बाद ये चीज़ें पी रहे हैं, 3 महीने बाद ये चीज़ें पी रहे हैं, तो उसमें कीड़े क्यों नहीं पड़ रहे हैं उसको आप समझने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ दोस्तों, ये प्लास्टिक की बोतल में रखी जाती है। प्लास्टिक हमारे लिए कैंसर कारक तत्व है। प्लास्टिक में रखी हुई जितनी भी चीज़ें वो कैंसर को बढ़ावा देती है। तो दोस्तों प्लास्टिक में रखने के बाद इसको भी और ख़तरनाक जब ये बनाती है दोस्तों, आप मई जून में देखते होंगे कितनी गर्मी तपती है। ऐसी गर्मी पड़ती है कि अगर धूप में सुबह पानी, किसी बर्तन में पानी और चावल रख करके आप रख दीजिए, शाम तक वो चावल पक जाएगा। तो पानी वैसे रात दिन बोतल में भरा हुआ है, वो कोल्ड ड्रिंक्स रात दिन बोतल में भरी हुई कोल्ड ड्रिंक्स आप देखते होंगे दुकान के सामने पड़ी होती है, रात दिन ऐसे धूप में पड़ी होती है। लेकिन जब वो फ्रिज में ठंडी कर दी जाती है तो उसे हम बड़े प्रेम से पीते हैं, उसे अमृत समझकर पीते हैं, और दोस्तों रात दिन उसी को पीते रहते हैं। रात दिन कोल्ड ड्रिंक्स और पानी की बोतल को हम पी रहे हैं। आप कभी सच्चाई देख लीजिए, किसी भी दुकान में, किसी गोदाम के सामने निकलिए, वो दुकान जब उसके पास स्टॉक ज्यादा रहता है तो रात दिन वैसे कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी रहती है। धूप में, गर्मी में इतनी गर्मी तपती है। तो दोस्तों जब पानी धूप गर्मी को ऐसे सहेगा बोतल में, तो उसका जो प्लास्टिक में रखी गई उसके कुछ ना कुछ अंश आ जाएंगे उसमें। मैं नहीं बता रहा हूं, आप खुद सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा, और नहीं आपको विश्वास है तो उसी बोतल में आप पानी रख करके खुद देख लीजिएगा, वो पानी पीने लायक नहीं होता। तो दोस्तों अगर आपको बीमारी से बचना है तो सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक्स का आज ही त्याग दीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स पीने की आपकी इच्छा है, कोई बात नहीं है, आप नींबू पानी घोलिए उसे पीजिए, आप पुदीना घोल लीजिए उसे आप पी लीजिए दोस्तों।
ये सबसे अच्छा है। बेल का शरबत पी लीजिए, गन्ने का रस पी लीजिए, मौसम्मी का जूस पी लीजिए, अनार का जूस पी लीजिए। जितने में वो मिल रहा है उतने में आपका ये मिल जाएगा, पूरा घर में पी गए। अदरक पानी बना के पी लीजिए, लेकिन ये आपके स्वाद नहीं आएगा जो स्वाद वो आ रहा है। दोस्तों स्वाद भी लेना है तो बीमारी तो अपने आप आ जाएगी। तो ये कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, धूम्रपान। दोस्तों आप तंबाकू क्यों खाते हैं? तंबाकू पे इतना भयानक चित्र बना होता है, इसी तरह से आपका मुंह फट जाता है, इसी तरह से आपके जबड़े फट जाते हैं, इसी तरह से शराब पीने से लीवर फेल हो जाता है, लीवर कैंसर हो जाता है। अगर आपको डर नहीं लग रहा है, कभी किसी हॉस्पिटल में चले जाइए जहां पे कैंसर के मरीज भरे होते हैं और गुटखा खा करके कैंसर के शिकार होते हैं, और इतनी असहनीय दर्द होती है, इतनी असहनीय दर्द होती है, शायद आप वहां खड़े भी नहीं हो पाएंगे। दोस्तों वहां आप खड़े भी नहीं हो सकते, इतनी असहनीय दर्द होती है। तो दोस्तों पहले ही क्यों नहीं अलर्ट हो जाते? लेकिन अब वहां पे बिस्तर पे पड़े पड़े दर्द से कराह रहे होते हैं और उस समय सोच रहे होते शायद मैं गुटखा नहीं खाया होता, शायद मैं दारू नहीं पी होती, तो जैसे मैं आज चला रहा हूं भैया मत पीजिए। शायद किसी की वो बातें सुने होंगे, लेकिन वो तुरंत स्किप करके उस वीडियो को हटा दिए होंगे, उसे सुने ही नहीं होंगे। लेकिन मूवी को 2.5 घंटे बैठ के मूवी को सुने होंगे जिसमें दारू पिया जाता है। वो उस ऐड को देखते हैं जिसमें एक एक्टर बताता है कि दारू पीने से फुर्ती आती है, कोल्ड ड्रिंक्स पीने से शरीर एकदम फुर्त हो जाता है। कौन सा कोल्ड ड्रिंक्स बना हुआ है जिसे पीने से हम फुर्त हो जाएंगे? जिसे पीने से हम फुर्त हो जाए? कौन सा ऐसा गुटखा है, कौन सा ऐसे दारू है जिसे पीने से हमारे अंदर एनर्जी आती है? ऐसा कुछ नहीं, वो कभी नहीं यूज करते, लेकिन हम लोगों को ललचाते हैं और हम लोग उस एड को देखते हैं, मूवी को देखते हैं पूरा रात। तो दोस्तों उस समय वो पछता रहे होते हैं, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, जब वो बीमारी, वो कैंसर आपको अपने चपेट में ले चुकी है, तो दोस्तों अब वो जा नहीं सकती। का पानी पीजिए, आप हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेंगे। आज के बाद ठंडा पानी या ठंडी चीजों का सेवन बंद कर दीजिए। आप खुद मत खाइए, अपने बच्चों को मत खिलाइए, तो जो कफ रोग है आपके शरीर में, कफ रोग नहीं बढ़ेगा। कफ रोग से जो 5 से 10% बीमारियां होती, वो बीमारी आपको कभी नहीं होगी। अगर ये बीमारियां हो गई है तो दोस्तों बीमारियां स्वतः आपका शरीर उसे ठीक कर लेगा। दोस्तों आप समझ रहे होंगे बात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें कौन सी चीजें हैं। इनका आज से अभी से सेवन बंद कर दीजिए। इनके ना सेवन करने से
इनके न सेवन करने से आपके शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आपका शरीर स्वस्थ व निरोग रहेगा। लेकिन अगर आप इनका सेवन करते हैं तो आपके शरीर पर फर्क पड़ता है, धीरे धीरे पड़ता है। बीमारियां धीरे धीरे हमारे शरीर में घर करती चली जाती हैं और एक दिन दोस्तों बड़ी बीमारी के हम शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली जितनी चीजें हैं, इन चीजों का आज से, अभी से, नए साल से प्रण ले लीजिए। आज के बाद हम इनका सेवन नहीं करेंगे, इनको आप त्याग दीजिए। दोस्तों अब हम चलिए दोस्तों जानते हैं कुछ शाम की आदत और कुछ जानते हैं सुबह की आदत। सिर्फ ये दो आदत में आप सुधार कर लीजिए, बाकी आदत को छोड़ दीजिए। सिर्फ आप ये दो आदत का सुधार कर लीजिए, आप हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेंगे। जो कुछ बचा है दो आदत। चलिए पहले प्रकाश डालते हैं शाम की आदत। दोस्तों हमने पहले कहा है हमारा शरीर किससे बना है, प्रकृति से बना है, और तो हमें प्रकृति के हिसाब से ही चलना होगा। प्रकृति हमारा क्या कहता है दोस्तों, हमारे शरीर में एक जठर होती है जिसे हमने बताया, जिसे हम एंजाइम कहते हैं, एसिड कहते हैं, जठराग्नि। वहां पे आप नाम सुने होंगे जठराग्नि, जठर की अग्नि। वहां पे एक अग्नि जलती है, एक एसिड जलती है, एक एंजाइम जलती है। तो दोस्तों जैसे आप खाना खाते हैं वो एसिड जलना शुरू हो जाती है, वही एसिड खाने को पचाती है, खाने को गलाती है। तो एसिड कब बनती है दोस्तों, जब सूर्योदय होता है। सूर्योदय होता है तो सूर्योदय के साथ साथ हमारा वो जठर तेज होना शुरू होता है। यानी कि सूर्य की किरण जब हमारे शरीर पर पड़ती है तो हमारा शरीर यानी हमारा पाचन तंत्र सूर्य की रोशनी पर काम करता है। जैसे जैसे सूर्योदय होता है हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होने शुरू होता है। सूर्योदय के 2 घंटे बाद आप देखते होंगे अच्छे से आपको भूख लगती है, उस समय कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होती है, उस समय आप खाते हैं। और जैसे जैसे सूर्यास्त होने को होता है यानी सूर्य डूबने को होता है, हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। यानी सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो कहने का ये मतलब है अगर आपको स्वस्थ निरोग रहना है तो आप प्रकृति के हिसाब से खाना खाइए। सूर्योदय के 40 मिनट पहले खाने का प्रयास करिए, आपका पाचन तंत्र हमेशा स्ट्रांग रहेगा, कभी बीमार नहीं होगा। और इसका पालन पहले के ऋषि मुनि करते थे। आप दोस्तों देखते रहोगे पहले सूर्य डूबने के पहले सब लोग खा लेते थे। क्यों भैया, सूर्य डूबने के बाद कीड़े मकोड़े पड़ जाएंगे। और इसका एक भी रीजन था, उस समय लाइट वगैरह नहीं थी। आज तो दिन रात लाइट है, चकाचौंध में हम जी रहे हैं। तो दोस्तों ये हम नियम ही भूल गए। तो फायदा ये था उस समय लाइटिंग नहीं थी, सब लोग सूर्य डूबने के पहले उजाले में खाना खा लेते थे। तो खाना खाने के बाद कोई उनके घर या अपने घर सब लोग बैठ के कुछ विचार विमर्श करते थे, तमाम चीजें होती थी। या गन्ने का समय है तो रात में गन्ना पकता था, 9-9 10-10 बजे सब लोग उसी गूलर के पास बैठ करके, गन्ना भट्टी के पास बैठ करके सब लोग बातें करते थे। तो जो खाना खाए हैं 3-4 घंटे सब लोग जागते थे, सारा खाना पच जाता था। फर्स्ट क्लास इस रूल का पालन करते थे। ऋषि मुनि इनका बड़े बाखूबी पालन करते थे। ऋषि मुनि जंगल में रहते थे। तो दोस्तों क्या करते थे, वो लोग भी सूर्य डूबने के पहले सब कुछ खा पी लेते थे। रात में जंगल में वो रात में बना के नहीं खाते थे, जंगल में और कीड़े मकोड़े होते थे, वो लोग भी इसीलिए स्वस्थ निरोग रहते। वो तो पूरा प्रकृति के नियमों का पालन करते। और आज भी उस नियम का पालन कर रहा है। कौन कर रहा है, हमारे देश के पशु पक्षी, चिड़िया आज भी स्वस्थ निरोग इसीलिए चिड़िया पर उन नियमों का पालन करती। किसी चिड़िया किसी जानवर को सूर्य डूबने के बाद आप नहीं खिला सकते। कोई भी चिड़िया सूर्य डूबने के बाद नहीं खाती। दोस्तों इंसान ही ऐसा है जो रात भर अगर जग रहा है, रात भर पार्टी करेगा, रात भर इंजॉय करेगा, रात भर खाएगा। दोस्तों जब आप रात भर खाना खाएंगे तो आपका पाचन तंत्र उस समय स्लो होता है, तो खाना ठीक से पचता नहीं है और फिर आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है। और दूसरे आपके शरीर को रिलैक्स नहीं मिलता, उसे रिपेयर होने का समय नहीं मिलता है। तो दोस्तों अगर आप रात के खाने में बंद कर दीजिए। रात का खाना, और आज के समय में क्या है, सब लोग रात को ही बढ़िया खाना खाते हैं। वो ये सोचते हैं भैया हम तो दिन में भाग दौड़ में रहते हैं, दिन में हम खा नहीं पाते, कभी सूखी रोटी खाते हैं, कभी पराठा सब्जी खाते हैं, हम रात में ही खाते हैं। उनके घर दोस्तों रात में गरिष्ठ भोजन, रात में छन्ने भुनने वाली चीजें, रात में गोश्त मछली सब कुछ आदमी खाता है। पूड़ी पनीर जितनी भी चीजें हैं सब रात को, और वो भी जम के खाता है। जब खाना अच्छा होगा तो लोग दोस्तों भूख से थोड़ा सा एक्स्ट्रा खा लेते हैं।
तो रात को खाने में ये होता है। और फिर वो खाना कितनी लेट खा रहे हैं, कितने घर तो दोस्तों 12 बजे कोई खा रहा है, कोई 12:30 बजे खा रहा है, कोई 10 बजे। एक फैशन सा बन गया है, 10 बजे के बाद ही सब खाते हैं, बड़े गर्व से कहते हैं यार मैं तो 10 बजे खाता हूँ। एक हमारे मित्र मिले, कहें भैया मैं तो आराम से 12 बजे खाना खाता हूँ, फिर आधे घंटे बैठ के मूवी देखता हूँ, फिर सोता हूँ। 12 बजे आप खाना खा रहे हैं, आज के दिन में थोड़ी खा रहे हैं, 12 बजे अगले दिन में खा रहे हैं। अब 12 बजे आप खाना खा रहे हैं तो जो खाना आप सूर्य डूबने के पहले खाते हैं वो खाना 3 से 4 घंटे में नॉर्मल तौर पे पच जाता है। लेकिन वही खाना सूर्य डूबने के बाद अगर आप खाते तो वही खाना जो 3 से 4 घंटे में पच रहा है वो खाना 7 से 8 घंटे में पचेगा। अब आप 12 बजे खाना खा रहे हैं तो खाना पचने में आपको 7 से 8 घंटे लगेगा, सुबह 8 बजे तक ये खाना पचेगा। आप सो रहे हैं लेकिन आपके सारे आर्गन उस खाने को पचाने में लगे हैं, आपके शरीर की सुरक्षा कर रहे हैं, उन्हें रिपेयर है। फिर सुबह आपने बिस्तर पे ही रहते रहते भैया चाय लाओ, एक गिलास आपने चाय पी लिया, फिर चाय पीने के बाद लैट्रिन गए, फिर आपने उसे काम दे दिया, उसे आराम नहीं दिया, फिर आपने स्नान किया, नाश्ता पानी किया, आप निकल गए दुकान, आप इस कहीं पे भी चले गए। यानी कि 1 मिनट आप अपने शरीर को रिलैक्स नहीं दे रहे, अंदर के आर्गन किडनी लीवर को रिलैक्स नहीं दे रहे, तो क्या होगा जब रात दिन वो काम करता रहेगा तो दोस्तों वो आर्गन बीमार तो होगा। जैसे एक गाड़ी ले लीजिए, गाड़ी को रात दिन आप चलाते रहिए, उसे सर्विसिंग मत कराइए, उसमें सर्विसिंग मत कराइए तो देखिए वो गाड़ी क्या होगा, उसके टायर घिस जाएंगे, उसके इंजन घिस जाएगा, सब कुछ घिस जाएगा। जो गाड़ी 10 साल चलनी होती है वो 5 ही साल में खंखर हो जाती है। उसी तरह से जो हम जिंदा रहना 100 साल चाहते हैं तो दोस्तों 85 साल में आधी उम्र में हम राम नाम सत्य हो जाता है, चल बसते हैं। ये सारी हमारी लाइफ स्टाइल है। तो दोस्तों आप रात को खाने को स्किप करने का प्रयास करिए, स्किप नहीं कर सकते हैं तो सूर्य डूबने के पहले खाने का प्रयास करिए। अगर आप सूर्य डूबने के पहले खाते हैं तो दोस्तों आप स्वस्थ निरोग रहते हैं। अगर आप ऐसा भी नहीं कर पा रहे तो उसका भी मैं 2 ऑप्शन आपको देने वाला हूं, 2 तरह से आप इसे मैनेज कर सकते हैं। पहला है दोस्तों, शाम को 5 से 6 बजे आपको अच्छी सी भूख लगती है और इस समय आप कुछ ना कुछ खाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ये शाम को 5 से 6 बजे जब आपको खाने की इच्छा हो यानी सूर्य डूबने के पहले, तो आप ये नाश्ते में कुछ हैवी नाश्ता ले लीजिए जिसमें सभी गुण धर्म हो, यानी सभी प्रकार के प्रोटीन विटामिन हो। दोस्तों अगर हम रात का खाना खा रहे हैं तो फिर 7 से 8 बजे के बीच खाने का प्रयास करें। और 7 से 8 बजे के बीच जब खाएं दोस्तों एकदम नॉर्मल हल्का खाना खाएं, सुपाच्य खाना खाएं जो 2 से 3 घंटे में पच जाए, जिसे दोस्तों हम कहते हैं मुंह जूठा कर लीजिए। तो एकदम हल्का खाना जब आप खाएंगे तुरंत पच जाएगा और आपको दोस्तों नींद बढ़िया से आएगी। रात के खाने और सोने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट हो। रात का जो भी हल्का फुल्का खाना खाएं उसके बाद दोस्तों आधे घंटे हमें वज्रासन में या दोस्तों सुखासन में वैसे अपने परिवार के साथ बैठे रहें, चर्चा करें। उसके बाद रात के खाने के बाद 1000 कदम या 500 कदम आराम आराम से हमें चलना चाहिए। अब दोस्तों जब ये खाने की प्रक्रिया हो जाए तो दोस्तों एक प्रक्रिया और कर लीजिए, इससे क्या होगा हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी, हमारे शरीर को कई बीमारियों से बचाएगी और हमें अच्छी सी नींद आएगी। दोस्तों सोने जाने से पहले हमें हाथ पैर को अच्छी तरह से धुलना चाहिए, मुंह को अच्छी तरह से धुलना चाहिए। धुल करके हाथ पैर को अच्छी तरह से पोंछ लीजिए, पानी को सुखा लीजिए। अब जब आपको बिस्तर पे जाइए, बिस्तर पे जाने के पे दोस्तों आपको 3 अंगों पर तेल लगाना है। इस शरीर का 3 अंग कौन सा है, और इस शरीर का जो 3 अंग है सबसे महत्वपूर्ण अंग है। दोस्तों इस 3 अंगों से शरीर की सारी नसें जुड़ी हुई हैं। दोस्तों सबसे पहला अंग है आपकी नाभ। नाभ दोस्तों शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। नाभ के पीछे एक पेकोटी ग्रंथि पाई जाती है और इसी पेकोटी ग्रंथि से शरीर की सारी नसें जुड़ी होती है। तो रात को सोते समय दोस्तों आपको नाभ में शुद्ध सरसों का तेल आपके घर का होना चाहिए, जिसमें कोई मिलावट ना हो। दोस्तों आपके यहाँ अगर सरसों ज्यादा मात्रा में हो रही तो आप सरसों लगाइए, या आप ऐसे कहीं स्थान पे जहाँ पे कोई दूसरा तेल हो रहा है, जैसे नारियल हो रहा है या तिल का तेल हो रहा है, तो वो तेल आप लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों सरसों सब जगह पाई जाती है, शुद्ध सरसों का तेल सबसे बढ़िया है।
तो रात में सोते समय आप नाभि में शुद्ध सरसों का तेल लगाइए। दोस्तों इसे आप जानते हैं, जब छोटा सा बच्चा होता है, हमारी माताएं बच्चे को मालिश करती हैं, उपटन लगाती हैं, तो आप देखते होंगे उन्हें नाभ में फूंका मार के नाभ को साफ करके नाभ में तेल लगाया जाता था और 3 से 4 बार बच्चों की मालिश होती थी और हर बार लगाया जाता था। तो दोस्तों रात में हमें नाभ में तेल लगाने के ये फायदे हैं। हमारा पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है, हमें नींद अच्छे से आती है, शरीर के दर्द, जोड़ों के दर्द में हमें आराम मिलता है क्योंकि हमारी सारी नसों की ऑयलिंग हो जाती है। तो दूसरा अंग जो आपका है वो है पैर का तालू। दोस्तों रात में सोते समय आपको पैर के तालू में तेल लगाना चाहिए। पैर के तालू में शुद्ध सरसों का तेल जैसे लगाएंगे, आपको नींद आना शुरू हो जाएगी और आपको बढ़िया से नींद आएगी, चिंता डिप्रेशन से मुक्ति मिलेगी। अगला अंग है दोस्तों वह है आपका सर। सर में हमें शुद्ध सरसों का तेल लगाना चाहिए। इससे भी डिप्रेशन, चिंता से मुक्ति मिलती है, नींद अच्छे से आती है और बालों को टूटने की समस्या, बालों को झड़ने की समस्या या बाल पकने की समस्या से हमें निजात मिलती है। और जब हम रात में तेल लगाते हैं तो सुबह हमको तेल लगाने की भी जरूरत नहीं रहेगी। तो दोस्तों ये 3 अंग पे शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। उसके बाद आपके शरीर का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, वो है आपकी दोनों नाक। हमें नाक में सोते समय तेल नहीं लगाना है। शुद्ध गाय का देसी घी, एक बूंद इस नाक में, एक बूंद इस नाक में, दोनों नाक में अगर हम एक एक बूंद शुद्ध देसी गाय का घी डाल के सोते हैं तो दोस्तों इससे बहुत बड़ा फायदा मिलता है। सबसे बड़ा फायदा ये है दोस्तों, अगर आपके कान के पर्दे में छेद है तो छेद धीरे धीरे बंद हो जाएगा बिना किसी ऑपरेशन के। आप चिंता की, नींद की, पागलपन की कोई दवा ले रहे हैं तो मेडिसिन धीरे धीरे बंद हो जाएगी, क्योंकि नींद आपको आना शुरू हो जाएगी, आपको नींद की दवा नहीं लेना पड़ेगा। इसी तरह से इसके बहुत फायदे। तो दोस्तों अगर हो सके तो शरीर के 4 अंगों पे ये उपाय जरूर करिए। अब जब आप ये उपाय करेंगे तो आपको बढ़िया से नींद आ जाएगी। और सोने से 2 घंटे पहले मोबाइल से दूरी बना लीजिए और 10 से 11 बजे तक सोने का प्रयास करिए आज की लाइफ स्टाइल से। दोस्तों जब आप 10 से 11 बजे सो जाते हैं तो सुबह आपको नींद बढ़िया से आती है। तो सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठने का प्रयास करिए। उठने के बाद अगर आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी की शिकायत है तो 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करने में बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो दोस्तों पानी पीने के बाद आप फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद अब आप 2 घंटा यानी 5 बजे से 7 बजे, ये 2 घंटा का समय आप अपने शरीर के लिए दीजिए। इसमें अगर ये 2 घंटे का डेली आप अपने शरीर के लिए निकालते हैं दोस्तों, आप बहुत तरह की बीमारियों से बचे रहेंगे। आपके शरीर की एक्टिविटी बने रहेगी और आपके जो शरीर है अंदर के आर्गन का रिपेयर हो जाएगा। अब इस 2 घंटे में आपको करना क्या है? सबसे पहले दोस्तों 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक आप इसी 25 मिनट से 30 मिनट में कवर करने का प्रयास करिए। चाहे आप 15 साल के हों या 25 साल के हैं या दोस्तों 35 साल या 85 साल के हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना तेज धीम चलिए। दोस्तों जब आप इसे 5 से 6 किलोमीटर को आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे तेज चलेंगे, दौड़ भी लगाना पड़ सकता है, आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार ही कर सकते हैं। अब दोस्तों जब आप तेज चलते हैं, दौड़ लगाते हैं तो दोस्तों आप देखते हैं आपकी जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल से 10 गुना तेज हो जाती है। जब हमारी हार्ट बीट तेज पंप करेगी तो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तेज दौड़ा करता है। अब जब हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा तो दोस्तों शरीर में पसीने होंगे, पसीने के माध्यम से हमारे शरीर में जो विषैले पदार्थ हैं, वो टॉक्सिटी है, वो शरीर से बाहर हो जाएगी। अभी मॉर्निंग वॉक कहाँ पे करना है, इसके लिए एक उचित स्थान होना चाहिए। दोस्तों जहाँ पे आप मॉर्निंग वॉक करें वहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे आपको नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करना है। नंगे पांव के बहुत ज्यादा बेनिफिट है। दोस्तों जब आप मिट्टी पे नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करते हैं तो दोस्तों वहां देखते हैं छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, उबड़ खाबड़ मिट्टी होती है, वो आपके पैर में चुभती है, एक्यूप्रेशर का काम करती है। ऊपर दोस्तों जो ओस की बूंदें गिरी हुई आपके पैर में जब लगती है तो इससे आंखों से संबंधित जो भी बीमारी वो ठीक होती है। आपको आंखों में कभी चश्मा नहीं लगेगा, आंखों की रोशनी तेज होती है। ये दो तो बड़े
फायदे हैं। अब जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो दोस्तों वहीं पे बाहर फील्ड में बैठ के खुले आसमान के नीचे आपको कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है। दो योगा जरूर करिए दोस्तों। पहला है नाड़ी शोधन योगा, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं। इसे कम से कम आप 25 से 30 मिनट करिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं दोस्तों। आपके पूरे शरीर में कोने कोने तक ऑक्सीजन का संचार हो जाता है। आपके शरीर में कहीं पे भी कोई छोटी बड़ी गांठें हो, धीरे धीरे अपने आप आपका शरीर उसे ठीक कर लेगा। अगर गांठें नहीं है तो आपके शरीर में कभी कोई गांठ नहीं होगी और इससे शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। दूसरा योगा है दोस्तों, है कपालभाति। कपालभाति 10 से 15 मिनट कंटिन्यू डेली करिए। अगर आप 10 से 15 मिनट कपालभाति करते हैं तो दोस्तों इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। आपको पाचन तंत्र से संबंधित, लीवर से संबंधित, अंदरूनी जैसे प्रोस्टेट या और कोई गुप्त बीमारी, उसे ठीक करने में मदद मिलती है। अगर वो बीमारी नहीं है तो आपको इससे संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। ये दोनों योगा अच्छी तरह से कैसे करना है, इसके लिए मित्रों यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। किसी को भी अपना आप गुरु या अपना आप इंप्रेशन मान के उसी ढंग से ये दोनों योगा आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, वहीं पे आपके पास अभी समय है, कुछ और योगा करिए जैसे वज्रासन, शीर्षासन, सूर्य प्राणायाम। ऐसे कुछ आसन आप करिए। ये आसन करने के बाद लास्ट में आपको दोस्तों मेडिटेशन करना है। 15 से 20 मिनट का रोज मेडिटेशन करना है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका ध्यान एकाग्र होता है, आपका चित्त एकाग्र होता है, आपका मन एकाग्र होता है। आप अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करते हैं, आप अपने आप में खो जाते हैं। दोस्तों ध्यान करने से हमारे अंदर की जो हीलिंग पावर है, हमारे अंदर जो हीलिंग पावर है उसे हम जागृत करते हैं। और दोस्तों हमारे अंदर की जो हीलिंग पावर है, अगर हम इसे एक्टिवेट कर दिए, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थिंकिंग देते रहे तो हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड हमारे अंदर की जो शक्तियां हैं बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकती हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी को खा सकती हैं। दोस्तों हम अपने हीलिंग पावर से कैंसर जैसी बीमारी को मात दे सकते हैं, कैंसर जैसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और ऐसा कारनामा आज पूरे विश्व में कर रहे हैं। अमेरिका में दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने कैंसर को अपने हीलिंग पावर से ठीक किया है। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी उसकी वीडियो पड़ी है और इस पे बहुत सारे बुकें छप चुकी है, आप पढ़ सकते हैं। और इंडिया में 2-4 लोग हैं, उन्होंने भी अपने हीलिंग पावर से कैंसर जैसी बीमारी को ठीक किया है। तो दोस्तों अपने अंदर की हीलिंग पावर को आप जागृत करिए। 15 से 20 मिनट का रोज ध्यान करिए। इतना रोज अगर आप डेली कर रहे हैं दोस्तों, आप हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। कुछ और आपको बदलाव करना पड़ेगा, जैसे दोस्तों कुछ प्रकृति के नियम है, कुछ खाना खाने के नियम है, कुछ पानी पीने के नियम है। और दोस्तों हमें ऋतुचर्या, दिनचर्या के हिसाब से अपना खान पान रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारा शरीर प्रकृति के नियम से बना है। तो हमें प्रकृति के नियमों को फॉलो करना होगा, प्रकृति के हिसाब से हमें चलना होगा। अगर हम प्रकृति के नियमों को पालन करेंगे, प्रकृति के नियमों के हिसाब से चलेंगे दोस्तों, हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। उसमें कुछ संशोधन कर लीजिए, जैसे प्रकृति के हिसाब से खाना खाइए, प्रकृति के हिसाब से आप सोने का प्रयास करिए, दिनचर्या के हिसाब से, ऋतुचर्या के हिसाब से आप दोस्तों भोजन करिए। और दोस्तों खाना खाने में एक छोटा सा बदलाव कर लीजिए। खाना आप जब भी खाइए बैठ के इसे चबा चबा के खाइए, बैठ के अलते पलते मार के चबा चबा के खाइए। एक निवाले को 32 बार चबाने का प्रयास करिए। दोस्तों हमारे शरीर में 2 चक्की होती है, 2 चक्कियां होती हैं जो खाने को पचाती है। पहली चक्की है आपका मुंह, जहां पे आपका खाना 80% पचता है। दूसरी चक्की है आपका पेट, जहां पे आपका खाना 20% पचता है। तो दोस्तों ये 80% वाले खाने को एक्टिवेट करिए, 20% वाला अपने आप पच जाएगा। तो 80% खाने को, चक्की को एक्टिवेट करने का मतलब, जब भी आप निवाला खाइए मुंह में डालिए, उसे 32 बार चबाइए। जब उसे आप 32 बार चबाते तो खाना पानी बन जाता है, लार बन जाता है और उसे पचाने में दिक्कत नहीं होती है। और जब आप 32 बार चबाते हैं वो खाना पानी बन जाता है दोस्तों, आपको पानी पीने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। और हमें खाना खाते समय नहीं पानी पीना चाहिए दोस्तों। हमें खाना खाते समय पानी पीने की कब आवश्यकता होती है, जब खाना हम जल्दी जल्दी में खाते हैं, वो खाना गले में फंसता है तो हम पानी पीते हैं। दूसरी चीज, जब खाना हमारा बहुत तीखा होता है तब हमें पानी पीने की जरूरत है। ये 2 कारण हटा हटा दीजिए।
आपको खाना खाते समय पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खाना खाने के 1 घंटे पहले और खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद आप पानी पिएंगे तो ये अमृत के समान है। इस छोटा सा बदलाव आप कर दीजिए। खाना हमेशा भूख से 40% कम खाइए। आपका खाना सात्विक होना चाहिए, आपका खाना नेचुरल होना चाहिए और हमारा खाना जो है दोस्तों ये 70% सजीव होना चाहिए। निर्जीव खाने का प्रयास सब ना करें। और दोस्तों कुछ पानी पीने में संशोधन कर लीजिए। पानी जब भी पीजिए बैठ के पीजिए, सिप सिप करके पीना है और एक बार में एक ही गिलास पानी पीने का प्रयास करिए। दिन भर में हमें जितना प्यास लगे प्यास के हिसाब से पानी पीना चाहिए, कभी अपने प्यास को रोकना नहीं चाहिए। वैसे दोस्तों बहुत बताया गया है, किसी में का आयुर्वेद कहता है 2 से 2.5 लीटर हमें पानी डेली पीना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई मेहनत वाला काम कर रहे हैं तो दोस्तों आपका 3 से 4 लीटर हो जाता है। तो एक शरीर की कैपेसिटी के ऊपर होता है, किस हिसाब से आप काम कर रहे हैं उस हिसाब से पानी की मात्रा घट बढ़ सकती है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा बदलाव आप कर लेंगे तो आप स्वस्थ व निरोग रहेंगे। चलिए दोस्तों कुछ ऐसी डाइट के बारे में जानते हैं जिसे अपना करके, कुछ ऐसी चीजों के बारे में जानते हैं जिसे आप खा करके अपने शरीर को सभी पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। और दोस्तों जो मैं चीजें बताने वाला हूँ ये चीजें सर्वगुण संपन्न है। दोस्तों अगर आप डेली रूटीन में इन्हें फॉलो करते हैं तो आप स्वस्थ व निरोग रहेंगे। आपके शरीर में कभी कोई प्रोटीन विटामिन की कमी नहीं होगी। चलिए मित्रों जानते हैं वो चीजें कौन सी हैं। दोस्तों जब आप सुबह योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे तो सबसे पहले आपको क्या खाना है। हमारा खाना सुबह का स्प्राउट होना चाहिए। हमारे खाने में सुबह में दोस्तों बीन्स होना चाहिए, ड्राई फ्रूट वो दोस्तों होना चाहिए, कुछ ताजे फल होने चाहिए। तो चलिए कौन सी चीजें, क्योंकि दोस्तों सुबह सुबह का खाना हमारा पौष्टिकता से भरपूर होना चाहिए, मल्टीविटामिन विटामिन से भरपूर होना चाहिए। तो हमें अगर ये खाना खाते हैं तो हमें शरीर को एनर्जी मिलती है, हमारा शरीर दिन भर दोस्तों चुस्त फुर्त बना रहता है। तो चलिए जानते हो कौन सी चीजें हैं। दोस्तों सबसे पहले लेना आपको चना 20 ग्राम, मूंग 20 ग्राम, कद्दू का बीज 1 चम्मच, चम्मच छोटी वाली होनी चाहिए जिसमें 5 ग्राम आता हो, सूरजमुखी का बीज 1 चम्मच, खरबूज का बीज 1 चम्मच, बादाम 7 से 8 पीस, आप इसमें चाहें तो किशमिश भी ले सकते हैं दोस्तों 10 ग्राम, अलसी का बीज ले लीजिए 1 चम्मच। और उसके बाद दोस्तों मूंगफली का दाना भी चाहे तो ले सकते हैं, अखरोट चाहे तो 2 पीस ले सकते हैं। या दोस्तों इसके बाद आता है और ये सारे जो ड्राई फ्रूट्स आते हैं, कुछ और ड्राई फ्रूट आप चाहे तो इसमें डाल सकते हैं। जो चीज़ें आप अवेलेबल कर पाए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लेने का प्रयास करिए। ये सारी चीज़ें लेने के बाद इसे अच्छी तरह से धुलना है। धुलने के बाद इसे मिट्टी के बर्तन में ही भिगोना है। जब कोई बीन्स हम भिगो के खाएं तो फिर मिट्टी के बर्तन में भिगो के खाएं, उसके अलग ही बेनिफिट होते हैं दोस्तों। इसे भिगो करके सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे तो इसे बैठ के आराम से इसे चबा चबा के खाना है। अब इसे खाने के बाद आपको 3 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है, चाय पानी कुछ नहीं करना है और इसे खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है। अब दोस्तों बीन्स खरीदने में एक सावधानी आपको बरतना होगा। दोस्तों बीज 2 तरह के होते हैं, एक बीज होता है जमाने वाला और एक बीज होता है खाने वाला। तो दोस्तों आपको जमाने वाला बीज नहीं लेना है, आपको खाने वाला बीज लेना है। खाने वाला बीज कहाँ मिलेगा, पंसारी की दुकान पे, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की दुकान पे, ड्राई फ्रूट्स की दुकान पे और कुछ किराना वाले रखते हैं उनके यहाँ से। ये आपको लाना है खाने वाला बीज। अब दोस्तों बादाम खरीदते समय एक सावधानी बरतिए। बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। दोस्तों आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप मीठी बादाम लीजिए। इस सुबह का नाश्ता आपका हेल्थी नाश्ता हो गया। कि कितना दिन तक लेना है इसे दोस्तों, लगातार आप 3 महीने लीजिए, पूरा जिंदगी भर यही मत खाइए, आपको बीच बीच में कुछ बदलाव करना पड़ेगा। 3 महीने तक इसे लीजिए। 3 महीने के बाद आप दोस्तों 1-2 महीना फिर सेब को खाली पेट खाइए, फिर 1-2 महीना सेब को भी स्किप कर दीजिए। 1-2 महीना आप दोस्तों आंवला, ये आंवला जो नेचुरल होता है जब इसका सीजन हो तो 1-2 महीने आंवले को खाली खाली पेट आप खाया करिए। या दोस्तों फिर कुछ और बीन्स या कभी कभी सिर्फ चना ही खाया करिए, कभी कभी कुछ और बीन्स या ड्राई फ्रूट ले लिया करिए। इसी तरह मतलब 3 महीना इसे खाना है। 3 महीना 1-2 महीना कुछ और खाइए, फिर 3 महीना इसे खाइए, फिर 3 महीना कुछ और खाइए, फिर मतलब बीच बीच में आपको बदलाव करते रहना है। ये हो गया। अब दोस्तों जब इसे खा लिए 3 घंटे के बाद अब आपको भोजन लेना है।
भोजन में जो आपके घर अवेलेबल हो, दाल चावल रोटी सब्जी जो कुछ भी आपको मिल सके वो अनाज आपको लेना है। प्रयास करिए सारे खाने होने चाहिए। जो सुबह का खाना या सब्जी बने उस सब्जी में अजवाइन और मेथी होना चाहिए। दाल जब भी खाइए दोस्तों प्रयास करिए उसमें देसी घी का तड़का, उसके साथ में दोस्तों हींग और लहसुन का तड़का होना चाहिए, तो दाल गैस एसिडिटी नहीं बनाती। ये आप खाना खा लीजिए। खाना खाने के 1 घंटे के बाद अगर हो सके तो दोस्तों आप दही लीजिए 1 कटोरी। दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है जो हमारे पाचन तंत्र को इम्प्रूव करता है, हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और खाने को पचाने में हेल्प करता है। तो दोस्तों आपको 1 कटोरी दही, लेकिन ये दही आपके घर की होगी। दही को घर पे जब भी जमाइएगा मिट्टी के बर्तन में ही जमाइएगा। दही को जब भी खाइए मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना चाहिए। आपको बाहर की पैकेट की दही नहीं लेना चाहिए। पैकेट की दही पन्नी में होती है, प्लास्टिक में होती है। प्लास्टिक में कैंसर कारक तत्व पाया जाता है, ऐसे बहुत सारे उसके नुकसान है। बस जान लीजिए आपको घर की दही खाना है। दही में दोस्तों आपको 50 ग्राम देसी गुड़ मिलाना है। जब आप उसमें गुड़ मिलाते हैं, मीठा मिलाते हैं, तो दोस्तों उसमें जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उसकी मात्रा बढ़ जाती है। गुड़ मिलाना है, कभी नमक मत मिलाइएगा। गुड़ मिला के खाएंगे तो बड़ा शुभ भी होता है। आप कहीं शुभ काम करने जा रहे हैं तो दोस्तों आप देखते होंगे आपको दही गुड़ खिलाया जाता है, तो दही गुड़ खा के जाते हैं। तो इसलिए खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको 1 कटोरी दही और उसी में दोस्तों 50 ग्राम गुड़ मिला के खाएंगे तो आपका पाचन तंत्र इंप्रूव होगा, आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, स्ट्रांग होती है। अब दोस्तों आपको एक सलाद लेना है। सलाद दोस्तों खाने के पहले सलाद के नियम जान लीजिए। दोस्तों आप सलाद खाते होंगे लेकिन खाने के साथ खाते हैं, जबकि सलाद को हमें खाने के साथ नहीं खाना चाहिए, खाने के स्थान पर खाना चाहिए। जब आप सलाद खाइए उस टाइम आप खाना मत खाइए, सिर्फ सलाद ही खाइए। सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक हमें कुछ नहीं खाना चाहिए। सलाद जब भी खाइए इसे दिन में खाइए, रात में नहीं खाना चाहिए। दोस्तों इसमें हाई प्रोटीन होता है, फाइबर होता है। रात में खाने के बाद ये ठीक ढंग से पच नहीं पाएगा क्योंकि रात में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो सलाद को दिन में खाना चाहिए, रात में नहीं खाना चाहिए। एक दिन में हमें कितनी सलाद लेना चाहिए दोस्तों? एक दिन में जितना हमारा वेट है, वेट का 5%। जैसे आपका वेट 50 किलो है तो 5% 250 ग्राम। आपका वजन 60 किलो है, 5% आप कितना लेंगे? 300 ग्राम। तो ये हमें सलाद लेना चाहिए। सलाद में कौन कौन सी चीजें होंगी? जैसे सलाद में जो उस समय आपको उपलब्ध हो, मौसम के हिसाब से सलाद में सारी चीजें आप लीजिए। जैसे गाजर, चुकंदर, मूली, प्याज, टमाटर, अदरक। अदरक जरूर होना चाहिए। लहसुन आप ले लीजिए, लहसुन 3 से 4 कली ले लीजिए। हो सके तो पुदीना की पत्ती, हरी धनिया की पत्ती ले लीजिए और उसमें दोस्तों भुना हुआ जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और काला नमक स्वाद के अनुसार डाल के ये आप अपने शरीर के वेट के हिसाब से 1 प्लेट सलाद रेडी कर लीजिए। अब इस सलाद को आपको रोज 1 बार खाना, 24 घंटे चाहे 1 बार खाइए या 2 बार खाइए, जैसे आपको उपलब्ध हो, जैसे आपको पास समय हो, लेकिन 1 बार तो जरूर खाना है। अब दोस्तों ये सारी चीजें अगर आप ऐसे खाने में अच्छी नहीं लग रही है तो इसको क्या करना है? इसको आपको दोस्तों जूस निकाल लीजिए, आपके इसी जूस को रोज पीना है। अब उसके बाद मौसम के हिसाब से दिन भर में 1 से 2 फल आप रोज खाने का प्रयास करिए। ये हो गया आपका सलाद खाने का। अब दोस्तों रात में सोते समय 1 गिलास दूध लीजिए। दूध अगर गाय का मिल गया, वो भी देसी गाय का, तो अमृत के समान है। नहीं तो कोई भी दूध ले लीजिए, लेकिन पैकेट का दूध नहीं चाहिए। पैकेट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब इसी में आपको डालना है दालचीनी का पाउडर 1 चम्मच का चौथाई भाग, और दोस्तों इसी में हल्दी पाउडर डालना है आधा चम्मच। दोनों पाउडर डाल के दूध को अच्छी तरह से उबाल लीजिए। उबालने के बाद रात में सोते समय इस दूध को पीना है। लेकिन ध्यान देना, इस दूध को पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है और दूध पीने के 1 घंटे के बाद ही सोना है, तुरंत नहीं सोना है। और इस दूध को खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है। ये दूध आप पिएंगे। अब इसमें जो दालचीनी का पाउडर आप डालेंगे, ये दालचीनी का पाउडर आप मार्केट से नहीं लाएंगे। मार्केट से दालचीनी खरीद के लाइए, घर पे इसका पाउडर बनाइए और इसी पाउडर को आप डालना है। दालचीनी 2 टाइप की आती है, एक दोस्तों चिपटी दालचीनी होती है और एक पाइप में दालचीनी होती है, पाइप वाली दालचीनी। तो आप पाइप वाली दालचीनी सबसे अच्छी होती है। आप दुकानदार से कहिए हमें पाइप वाली दालचीनी दीजिए, वो बेस्ट है। और दोस्तों हल्दी पाउडर भी आप मार्केट से मत खरीदिए। मार्केट में जो हल्दी पाउडर मिलता है उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
आप साबुत हल्दी खरीद के लाइए, घर पे उसका पाउडर बनाइए और उसी पाउडर का प्रयोग करिए। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने घर पे पाउडर तैयार कर रखिए। यही हल्दी दूध, दालचीनी वाला दूध आप 1 गिलास रोज पिएंगे तो इससे दोस्तों क्या होता है, दालचीनी में दोस्तों कैल्शियम की मात्रा होती है। आपके शरीर में कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी, शरीर में जोड़ों में जो भी दर्द है वो शांत कर देगा। दूध दोस्तों प्रोटीन का खजाना है, आप जान ही रहे हैं, सर्वगुण संपन्न है। और हल्दी में दोस्तों करक्यूमिन टाइप का एक तत्व पाया जाता है जो कैंसर जैसे बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है और कैंसर जैसे बीमारी को ठीक करने में भी हेल्प करता है। तो दोस्तों ये हल्दी वाला दूध और दालचीनी वाला दूध जरूर पीजिए। कितना दिन तक पीना है आपको, इसे दोस्तों 3 महीने लगातार पीजिए। 3 महीने के बाद 1-2 महीने स्किप कर दीजिए या छोड़ दीजिए, या सिर्फ दूध ही पीजिए, या सिर्फ हल्दी दूध ही पीजिए, या कभी कभी सिर्फ दालचीनी का पाउडर ही ले लीजिए, या कभी दोस्तों आप दूध और त्रिफला चूर्ण ले लीजिए। इससे गैस एसिडिटी दूर होती है। लेकिन 3 महीने से ऐसे लगातार नहीं, 3 महीने के बाद 1-2 महीना स्किप करना, फिर आप इसे पी लेना, फिर 1-2 महीना स्किप करना, मतलब छोड़ना पीना इस तरह से। हमें कभी भी किसी भी एक डाइट पर हमेशा दोस्तों पूरी लाइफ पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, बदलाव करते रहना चाहिए। तो दोस्तों इस हिसाब से ये आप नियम अपना करके अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा, उन्हें भी ये जानकारी मिले, वो भी अपने दिनचर्या में बदलाव करें, अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाएं। और दोस्तों वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद की संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मित्रों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।